एक बार फिर आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एयरफोर्स रैली भर्ती के रिव्यू के बारे में। जो रैली भर्ती 10 तारीख से 19 दिसंबर तक चल रही है, ठीक है। तो एक चीज़ और है, अगर किसी को अपना रिव्यू शेयर करना हो या फिर किसी को कोई डाउट हो तो वो मेरे व्हाट्सअप नंबर 987115813132 पे मैसेज कर सकता है, ठीक है। या फिर किसी को और किसी चीज़ में समझ नहीं आई या फिर कुछ और पूछना हो तो मेरे को इन नंबर पर मैसेज कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जो फिजिक्स जो है, फिजिक्स के जो भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए 10, 11, 12, 13, 14 तारीख को, इसका पार्ट 1 है ये वीडियो का। इसमें पार्ट 1 में हम देखेंगे फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अभी तक पूछे गए हैं इन 4-5 दिनों की रैली भर्ती में, जो कि आपको आगे जो स्टार एग्जाम होगा उसमें भी इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं और अभी जिनका रैली का बचा हुआ है उनको भी ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फिजिक्स के रिव्यू वाले क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि रैली भर्ती में पूछे गए हैं अभी तक, ठीक है। इन्हीं के बारे में अपन पढ़ेंगे, ठीक। और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो ये पूछा हुआ था थोड़े टाइम पहले ही कि यूनिट ऑफ इंडक्टेंस की यूनिट क्या है। तो इसकी ऑप्शन दे देंगे आपको, तो इसका आंसर क्या आएगा, हेनरी। जो इंडक्टेंस है उसकी यूनिट क्या है, हेनरी। ये इसके ऊपर पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन मैंने बता दिया अगर इनको आप इग्नोर करोगे तो नुकसान भी हो सकता है आप लोगों को, ठीक है। तो इनको जो भी बता रहा हूँ इनको अच्छे से पढ़ के जाना। सेकंड है, इंडक्टेंस को सीरीज कॉम्बिनेशन में कैसे जोड़ते हैं। तो अब देखो, जैसे हमारे पास दे दिया क्वेश्चन, एक 2 हेनरी और एक 6 हेनरी के इंडक्टर हैं, उनको सीरीज में कनेक्ट कर दिया तो उनका टोटल इंडक्टेंस क्या आएगा। तो एक चीज़ याद रखना, जैसे रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ते हैं तो क्या आता है, R1 प्लस R2 आता है ना। इसी तरीके से इंडक्टेंस को भी जब सीरीज में जोड़ते हैं तो L1 प्लस L2 आता है, ठीक है। जो टोटल जो इंडक्टेंस है तो इसका क्या आ जाएगा, 2 + 6 दैट वुड बी इक्वल टू 8H, मतलब 8 हेनरी। इनका जो ओवरऑल जो इंडक्टेंस, टोटल इंडक्टेंस क्या आएगी, 8 हेनरी। और पैरेलल में अगर इंडक्टेंस को जोड़ेंगे तो वो क्या आएगा, 1/L दैट वुड इक्वल 1/L1 प्लस 1/L2, या फिर और भी होंगे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये दो फॉर्मूले काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछ लेते हैं कि इंडक्टेंस को सीरीज और पैरेलल कम्बिनेशन में किस तरीके से जोड़ते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है बार बार, जो दे के आया हुआ एग्जाम उसको पता भी होगा और जो अभी देने जा रहा है उसको भी पता चल जाएगा कि डिस्पर्जन या फिर ये जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इन सब के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये एक क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ कि सॉरी, डिस्पर्जन इज सीन इन, डिस्पर्जन मतलब क्या होता है, डिस्पर्जन होता है जो स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट, जो अपनी एक नॉर्मल वाइट लाइट होती है उसको जब 7 कलर में वो टूट जाती है। 7 कलर कौन कौन से, जो मैंने पिछली वीडियो में बताए थे, विबग्योर, ठीक है, विबग्योर। जो वाइट लाइट इन 7 कलर में टूट जाती है वो किसके थ्रू टूटती है, तो उसका क्या आंसर है, प्रिज्म। क्योंकि जब वाइट लाइट एक प्रिज्म के होकर गुजरती है तो 7 डिफरेंट कलर्स में टूट जाती है। और वो कलर कौन से होते हैं, विबग्योर। ये शॉर्ट फॉर्म में है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लैक, ग्रीन, सॉरी हाँ ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इस तरीके से, ठीक है। ये 7 कलर हैं, इनमें टूट जाती है। और इनकी विबग्योर में एक चीज़ और है, जो विबग्योर है इसमें, ये इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है और इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम, और इसकी वेवलेंथ सबसे छोटी कम होती है और इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा। तो इधर जाएंगे तो क्या, वेवलेंथ तो बढ़ेगी और जो फ्रीक्वेंसी है ना वो घटेगी, ठीक है। तो ये याद रखना, और जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा उसकी एनर्जी भी ज़्यादा। इसीलिए रेड कलर जो है वो डेंजर सिग्नल में यूज किया जाता है। क्यों, क्योंकि रेड सिग्नल की क्या, वेवलेंथ सबसे लंबी है। वेवलेंथ सबसे लंबी होने की वजह से रेड की जो वेवलेंथ है वो सबसे बड़ी है। बड़ी होने की वजह से क्या है कि ये डेविएट बहुत कम होती है। डेविएट क्या, ये बहुत ही कम होती है। डेविएट कम होने की वजह से दूर तक देखी जा सकती है। इसलिए रेड कलर जो है इसको यूज़ किया जाता है किसमें, डेंजर सिग्नल्स में, ठीक है। ये इसका रीज़न है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अभी अगला क्वेश्चन है, डायमेंशन फार्मूला के ऊपर बेस है कि डायमेंशन फार्मूला ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी। अब मुझे नहीं पता टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। अगर बाई चांस ऐसा मैं बता रहा हूँ आपको कि अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है तो एक चीज़ ध्यान रखना कि लास्ट में क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी। तो हमें याद रखना वेलोसिटी, जो टर्मिनल वेलोसिटी है उसका डायमेंशन फार्मूला सेम किसके जैसा होगा, वेलोसिटी के जैसे। और वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक। तो इसका क्या आ जाएगा, m0L1t-1। इधर मैच कर लेंगे, ये कौन सा है, m0L1t-1। तो इसका डायमेंशन फार्मूला क्या आ जाएगा, ये। तो इसका ये क्या है, करेक्ट आंसर। इस तरीके से अपन आंसर कर सकते हैं। अगर अपने को इसका फॉर्मूला याद नहीं है तो ये याद रखना आगे क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, कोई भी टाइप का एक्सेलरेशन हो, सबका डायमेंशन फार्मूला सेम ही होता है। अगला क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू कितने जूल। तो 1 किलोवाट, देखो 1 किलोवाट आवर है, किलो में कितने होते हैं, 10⁻3। वाट आवर क्या होता है, जूल पर सेकंड, और आवर में 3600 सेकंड होती है, ठीक है। तो सेकंड से सेकंड इनवर्स कैंसिल, तो 36 × 10⁵ तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये बी।
तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 36 इंटू 10⁵ जूल। इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना। अगला क्वेश्चन है, इस बार पूछा हुआ था ये क्वेश्चन भी रेली भर्ती में। न्यूक्लियस इज कंजिस्ट ऑफ, न्यूक्लियस जो होता है जिसके अराउंड इलेक्ट्रॉन और रिवॉल्व कर रहे होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है? तो न्यूक्लियस के अंदर बेसिकली क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रल चार्ज। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अगला है चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, तो माइनस का, और प्रोटॉन होगा तो प्लस का। ये याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, अगर किसी बॉडी का पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब क्या? अगर किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है इसका मतलब उसने अपने इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए? दे दिए या फिर छोड़ दिए। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? लॉस्ट इलेक्ट्रॉन, मतलब उसने अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए। और जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है इसका मतलब उसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। इलेक्ट्रॉन क्या है? नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज को छोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, और गेन कर लेंगे तो क्या? नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डायनेमो बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, डायनेमो इज बेसिकली बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड इंड्यूस ईएमएफ। एक ही बात है दोनों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो या इंड्यूस ईएमएफ हो, एक ही बात है दोनों। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? बोथ ए एंड सी। ये याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना होना चाहिए ट्रांसफॉर्मर किसके ऊपर बेस है, या फिर इसके अलावा और भी जो 2-3 है उनको आपको याद रखना चाहिए कि किस किस प्रिंसिपल पे बेस है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं प्रिंसिपल के ऊपर। अभी एक चीज़ याद रखना, डायनेमो क्या होता है? डायनेमो को ही जनरेटर बोलते हैं। जनरेटर का काम क्या होता है? जो मैकेनिकल एनर्जी को किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, ये याद रखना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस बार भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। मैं जो भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये पूछे हुए क्वेश्चन है, रिव्यू के दे रहा हूँ, इसका मतलब ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ये याद कर लेना अच्छे से। अगला क्वेश्चन है, ये दो है ए और बी के बीच में दो रेजिस्टेंस पैरेलल में जोड़े हुए हैं। तो हमें पता है रेजिस्टेंस जब पैरेलल में जुड़ा होता है तो उसका सम किस तरीके से आता है? 1/R/1/R1 प्लस 1/R2। तो इसका अगर इसी तरीके से करूँगा तो 1/R दैट वुड 1/4 प्लस 1/4 दैट वुड 2/4 दैट वुड 1/2। तो R वुड बी इक्वल टू 2। तो इसका मतलब 2 ओम इसका क्या आ जाएगा? रेजिस्टेंस आ जाएगा टोटल, किसके बीच में? ए और बी के बीच में। अगला, वर्क डन टू मूव 10 कूलाम चार्ज फ्रॉम ए टू बी पॉइंट ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इसका आंसर कहते हैं, पहली चीज़ यहाँ पे मेन नोट करनी क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है? वो सरफेस जहाँ पे हर जगह पे पोटेंशियल क्या होती है? सेम होती है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर पोटेंशियल सेम है तो एक चीज़ याद रखना, अगर इसकी पोटेंशियल सेम है तो इसको ऊपर किसी भी चीज़ को मूव कराने में कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0 जूल वर्क डन। कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ेगा इसको एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस इज, तो इसका आंसर आ जाएगा फैराड। याद रखना, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस इज फैराड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाय प्लेसिंग एन डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर द कैपेसिटेंस, इसका आंसर आता है इंक्रीज। क्यों? क्योंकि नॉर्मल कैपेसिटेंस क्या होती है? नॉर्मल कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है ए ई नॉट बाई डी। अगर इसमें अपन ने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बना ऐड कर दिया तो इसकी कैपेसिटेंस हो जाती है, नॉर्मल इसकी होती है ए ई नॉट बाई डी, और जब ऐड कर देते हैं तो हो जाता है के ए ई नॉट डी। तो मतलब के टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। कितने टाइम्स? के टाइम। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इंक्रीज। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ, ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा कि ये जो रेशियो होता है किसका? ई बाई ई नॉट। और ई यहाँ पे क्या है? यहाँ पे देख लीजिए, ई यहाँ पे है इलेक्ट्रिक परमेबिलिटी ऑफ मटेरियल, और ई नॉट क्या? इलेक्ट्रिक परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ये याद रखना, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये भी जो भी क्वेश्चन मैंने बताए हैं सारे के सारे 15 के 15 क्वेश्चन पूछे हुए क्वेश्चन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हो जाते हैं, कभी किसी तरीके में किसी तरीके में लैंग्वेज थोड़ी अलग हो सकती है। तो इस तरीके के क्वेश्चन, ये वीडियो का पार्ट 1 था। इसी तरीके के पार्ट 2, 3, 4 अभी मैं लेके आऊँगा जल्दी, आज के दिन में या कल के दिन में। अगर आपके रिव्यू सही आए तो मैं आज ही दूसरा डालने की कोशिश करूँगा, अदरवाइज़ मैं कल डालूँगा अपने हिसाब से, ठीक है। और इसी तरीके की अच्छी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और किसी को कोई डाउट हो तो वो मेरे को मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकता है। मेरे व्हाट्सअप नंबर मैं फिर बता देता हूँ, 9871589132। और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, वहाँ पे आपको नई नोटिफिकेशन वीडियो की मिल जाएगी और PDF वगैरह भी अवेलेबल हो जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।